लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। सिंगापुर दुनिया का वो देश है जो अमीरी के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, जहां का हर चौथा आदमी करोड़पति है, जो पर कैपिटा जीडीपी के मामले में अमेरिका से भी आगे है। दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां आज सिंगापुर में अपना ऑफिस खोलकर बैठी हुई हैं, और यह सब तब है जब पूरा सिंगापुर देश साइज में भारत की राजधानी दिल्ली से भी लगभग आधा है। यहाँ पर हर स्क्वायर किलोमीटर में 7,000 लोग रहते हैं, यानी वहाँ के हर किलोमीटर में भारत से भी ज्यादा भीड़ है, क्योंकि भारत में हर किलोमीटर में कुल 488 लोग रहते हैं। लेकिन भारत से करीब 4,000 गुना छोटे सिंगापुर में प्रति व्यक्ति आय $90,000 है। वहीं भारत में यह इनकम सिर्फ $2,400 है। लेकिन भारत को हम आज की कहानी में सिर्फ सिंगापुर से तुलना के लिए नहीं यूज करने वाले हैं। भारत और सिंगापुर का एक बहुत मजबूत कनेक्शन भी है, और वो भी इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। साथ ही आपको मैं बताऊंगा कि कैसे सिंगापुर की 80% जनता आज से करीब 60 साल पहले तक भुखमरी की कगार पर जा पहुंची थी। सिंगापुर दुनिया के नक्शे में हो सकता है कि आसानी से दिखाई ना दे, लेकिन उसकी उपलब्धियों की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। क्या आप यकीन करेंगे कि आज से 35 से 36 साल पहले सिंगापुर एक ऐसी जगह थी जहां लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, बल्कि लोगों की भूखमरी से मौत हो जाया करती थी। लेकिन सिर्फ 35 सालों के अंदर सिंगापुर ने इतने क्रांतिकारी तरीके से खुद को बदला कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति वाले देशों में सिंगापुर को गिना जाता है। हैरानी की बात है कि सिंगापुर के पास सऊदी अरब और बाकी अरब देशों की तरह नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये दुनिया के कई अमीर देशों को टक्कर देता है। ऐसे में सवाल आता है कि सिर्फ 35 सालों में कैसे सिंगापुर इतना बड़ा देश बन गया। जवाब है सिर्फ एक आदमी, वो आदमी जिसने सिंगापुर का काया पलट कर दिया। इस शख्स का क्या नाम था और कैसे उन्होंने सिंगापुर का काया पलट कर दिया, सब इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। भारत से सिंगापुर की दूरी है करीब 5,000 किलोमीटर। अगर ध्यान से ना देखो तो नक्शे पर सिंगापुर दिखाई भी नहीं देता। कई बार लोग इसे मलेशिया का ही एक शहर मान लेते हैं। मात्र 700 स्क्वायर किलोमीटर में बसा यह देश एक सिटी स्टेट है, यानी कि सिंगापुर ही शहर भी है और यही देश भी है। यहाँ कोई स्टेट नहीं है। लेकिन ये सब जानने से भी पहले आपको सिंगापुर के इतिहास में और भी पीछे ले चलते हैं, जब भारत और सिंगापुर का आपस में कनेक्शन था। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कलिंग के एक राजा मलय राज्य के एक द्वीप टेमासेक के पास पहुंचे, जहां उन्होंने टेमासेक की एक राजकुमारी से शादी कर ली और यहीं पर रहने लगे। इन राजा का नाम था शुलन। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये चोल राजा राजेंद्र चोल थे। माना जाता है कि साल 1299 में शुलन वंश के राजकुमार सांग नील एक बार जब शिकार के लिए निकले तो उन्हें एक आइलैंड पर ऐसा जानवर दिखा जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। लोकल लोगों ने बताया कि यह जानवर सिंह है, यानी कि शेर। यह सुनकर सांग नील ने इस जगह का नाम रख दिया सिंहपुर, और आगे जाकर यही नाम सिंगापुर में बदल गया। आज अगर आप सिंगापुर के फ्लैग को देखें तो उसमें भी शेर दिखाई देता है, या सिंगापुर की कई फेमस जगहों पर आपको शेर का रिप्रेजेंटेशन दिख जाता है। खैर, 16वीं और 19वीं सदी के बीच ये छोटा सा आइलैंड पहले पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में किया। उसके बाद ये डचों के पास चली गई और डचों से निकलकर यहाँ ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। असल में सिंगापुर के बेहद नजदीक मलक्का स्ट्रेट पड़ता है, जहां से एक दौर में दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेड होता था। वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया इस जगह से जुड़ते थे, और इसी वजह से यूरोप और अमेरिका के लिए ये जगह काफी इंपॉर्टेंट थी। यानी कि सिंगापुर की ट्रेडिंग इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा थी। यही वजह है कि ब्रिटिशर्स ने भी सिंगापुर को अपनी कॉलोनी बना लिया। 1819 से लेकर 1959 तक सिंगापुर पर ब्रिटिशर्स का अधिकार रहा। इस दौरान उन्होंने यहाँ बड़े बड़े पोर्ट बनाए। दुनिया के लिए इन बंदरगाहों को टैक्स फ्री कर दिया, जिससे कई देशों के जहाज यहाँ ठहरने लगे। इससे सिंगापुर धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा। यहाँ की इकोनॉमी ने भी रफ्तार पकड़ी। इसी दौरान सिंगापुर में मलेशिया और चाइना की एक बड़ी आबादी आकर बसने लगी। इस तरह यहाँ पर मलय और चाइनीज आबादी अच्छी खासी हो गई। हालांकि अंग्रेजों को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो सिंगापुर में सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे थे, इसलिए उनका सारा डेवलपमेंट सिर्फ कोस्टल एरिया तक हो रहा था। उन्होंने कभी भी यहाँ के नियम कानूनों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन अंग्रेजों का यह रवैया बदल गया साल 1869 में, जब इजिप्ट में सुएज नहर बन गई। इस नहर के बनने से मलक्का स्ट्रेट का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद अंग्रेजों ने सिंगापुर पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया।
इन्होंने यहाँ नियम कानून बनाए, पुलिस और सेना भी रखी, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनवाया। इंग्लैंड ये सब मजबूरी में कर रहा था, लेकिन इसका फायदा सिंगापुर को भी हो रहा था, क्योंकि सिंगापुर अब एक ब्रिटिश कॉलोनी बनकर प्रॉपर देश की तरह काम करने लगा था। लेकिन एक बार फिर सिचुएशन बदलती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब ट्रेड काफी कम हो गया और 1942 में जापान ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया। जापानी सेना ने हजारों आम लोगों को सरेआम मारा, लोगों को जिंदा जलाया, सिंगापुर के लोगों को पकड़कर जबरन गुलाम बनाया। इस तरह सिंगापुर बेहद पिछड़ गया। 1945 में जब जापान ने सरेंडर किया तो सिंगापुर की हालत बेहद खराब हो गई। साल 1959 तक अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब सिंगापुर में रहने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए 1959 में उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और सिंगापुर को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। सिंगापुर को उन्होंने सेल्फ रूल का अधिकार दिया। हालांकि कुछ वक्त के लिए सिंगापुर के विदेशी मामलों पर ब्रिटेन का ही कंट्रोल था। अंग्रेजों ने जब सिंगापुर को छोड़ा तो उन्होंने कुछ भी सिंगापुर में बाकी नहीं रहने दिया। उन्होंने अपने सारे बिजनेस को मलेशिया में शिफ्ट कर दिया, जिसके चलते सिंगापुर में बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई। आप जानकर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 1959 में यहाँ की 80% पॉपुलेशन झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर थी। देश में भुखमरी थी और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी थी। ना तो सिंगापुर में नेचुरल रिसोर्सेज थे सऊदी अरब की तरह, ना ही इकोनॉमी में कोई ऐसी खास चीज़ थी जिससे यहाँ की इकोनॉमी को सुधारा जा सके। ऊपर से सिंगापुर में रहने वाले अधिकतर लोग चीन से आए थे, जो मलय पार्टियों को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। इन सबके बीच में 1959 में सिंगापुर के पीएम बने थे प्रधानमंत्री ली क्वान यू। सिंगापुर को मुसीबत से निकालने के लिए उन्होंने कई काम करने शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने देश को एकजुट करने की कोशिश की, क्योंकि पीएम को पता था कि एकता ना होने की वजह से वो कोई भी पॉलिसी लेके आएंगे तो वो सारी पॉलिसीज खराब हो जाएंगी। इसीलिए पीएम बनते ही उन्होंने सिंगापुर का नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम बनाया। इसी तरह से उन्होंने सरकारी स्कूल खोले, जहां काफ़ी अच्छी एजुकेशन बेहद कम फीस पर दी जा रही थी। इन स्कूलों में एकता को बढ़ावा देने के लिए हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करनी सिखाई गई और एक दूसरे के धर्म के बारे में भी लोगों को अच्छे से बताया गया, ताकि अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच का झगड़ा खत्म हो सके और सब मिलजुल कर रह सके। इस तरह से सिंगापुर ने अपने देश के लोगों को यूनाइट करने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन अभी एक दिक्कत ये थी कि सिंगापुर बहुत छोटा देश था। ली को अपने देश की सिक्योरिटी की चिंता थी, इसीलिए उन्होंने जनता की सहमति लेकर साल 1963 यानी 1963 में सिंगापुर का मलेशिया में विलय करा दिया। जल्द ही उनका यह फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि मलेशिया की सरकार ने मलेशिया के मलय लोगों के फेवर में कई अधिकार दिए। दूसरी तरफ सिंगापुर में चीनी लोग ज़्यादा रहते थे, इसलिए मलेशिया को लगता था कि उनकी वफादारी चीनियों की तरफ होगी, ना कि मलेशिया की तरफ। इस बात से सिंगापुर के पीएम ली नाराज थे। उन्होंने दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ती हुई देखी और 2 साल बाद मलेशिया ने खुद ही सिंगापुर को अपने देश से अलग कर दिया। ली क्वान के लिए यह बहुत बड़ा धक्का था। वो लाइव टीवी पर इस बात को लेकर रो दिए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने कई बड़े फैसले किए। 1966 में पीएम ली ने हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड यानी HDB बनाया। इस बोर्ड ने बड़े पैमाने पर हाउसिंग यूनिट बनाए और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को बेहद कम दाम में मकान दिए। जिनके पास मकान के पैसे नहीं थे, उन्हें लीज पर मकान दिए गए। देखते ही देखते सिंगापुर से झुग्गी झोपड़ियां गायब होने लगी। इसके लिए एक अलग स्कीम भी शुरू की गई, ताकि लोग सेविंग्स करना सीखें। हर कर्मचारी की 25% तनख्वाह सरकारी सेविंग स्कीम में डाली जाती, जिसमें सरकार अपनी ओर से उतनी ही रकम और डालती। इस स्कीम के चलते सिंगापुर के 80% नागरिकों को अपना घर मिला और सिंगापुर दुनिया में सबसे ज्यादा बचत करने वाला देश बन गया। जून 1968 में उन्होंने जूरोंग टाउन कॉरपोरेशन बनाया। जूरोंग सिंगापुर का एक पश्चिमी हिस्सा है। इस एरिया को उन्होंने इंडस्ट्रियल हब बनाया। उन्होंने यहाँ पर कई कंपनीज को इन्वाइट किया। दुनिया की बड़ी कंपनियां इसके लिए तैयार भी हो गई, क्योंकि पीएम ली ने इन कंपनियों के लिए कई सारे ऑफर निकाले। जैसे कि इंडस्ट्रीज को इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया, कुछ इंडस्ट्रीज को इन्होंने टैक्स हॉलीडे भी दिया, यानी कि कई सालों तक इन कंपनीज से टैक्स ही नहीं लिया जाएगा। यहाँ तक कि लेबर लॉ बनाने का काम भी कंपनियों को ही दे दिया गया। इससे हुआ ये कि सिंगापुर के लोगों को बड़े पैमाने पर नौकरी मिली, जिससे गरीबी कम हुई, और कंपनियों को सस्ता लेबर मिला, जिससे उनका मुनाफा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। उनके इस फैसले से 2 साल के अंदर 250 से ज़्यादा कंपनियां सिंगापुर आई और उस दौर में सिंगापुर में 32,000 जॉब क्रिएट हुई। इसका नतीजा ये भी हुआ कि सिर्फ 10 साल के अंदर सिंगापुर में बेरोजगारी दर लगभग 0 हो गई। इसी वजह से 70 के दशक में 9% की ग्रोथ रेट से सिंगापुर ने डेवलपमेंट किया। 1970 तक सिंगापुर में एक भी आदमी अनएम्प्लॉयड नहीं बचा था। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा जॉब हो गई थी कि बाहर से लोगों को बुलाना पड़ा।
इन सब फैसलों के साथ ही ली क्वान ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी उपाय किए। उन्होंने सरकारी ऑफिसर्स की तनख्वाह बहुत ज़्यादा ऊंची कर दी और काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए ताकि भ्रष्टाचार के लिए कम से कम इंसेंटिव मौजूद हो। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सिंगापुर को और भी तेजी से डेवलप होने में मदद की। ये फैसला था सिंगापुर में वो इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने का जिससे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो। 1973 में सिंगापुर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने फैसला किया कि जो भी इन्वेस्टर सिंगापुर में हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सेटअप करेगा, जैसे कि दवा बनाने की या सॉफ्टवेयर कंपनियां, उन कंपनियों से 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। यह ऑफर सिर्फ विदेशी नहीं बल्कि देश की अपनी कंपनियों के लिए भी था। इसके साथ ही उन्होंने ऑफर दिया कि जो भी कंपनी अपनी मशीनरी और अपने स्टाफ को अपग्रेड करेगी या टेक्नोलॉजी के लेवल को इम्प्रूव करेगी, उसे भी टैक्स में छूट मिलेगी। ये बेहद शानदार ऑफर था जिसके लालच में आकर कई कंपनीज सिंगापुर आने लगी और अपने ऑफिस खोलने लगी। इससे सिंगापुर में स्किलफुल वर्कर की डिमांड बढ़ने लगी, तो इसके साथ ही मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ मिलकर जॉइंट इंडस्ट्रियल सेंटर खोले गए ट्रेनिंग के लिए। इसमें फ्रेशर्स को ट्रेनिंग देकर उन्हें भी स्किल्ड लेबर बनाया गया। इस काम में सिंगापुर इतना कामयाब हुआ कि पूरी दुनिया में कई हाई वैल्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में सिंगापुर सबसे आगे निकल गया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 1983 में सिंगापुर पूरे वर्ल्ड में हार्ड डिस्क ड्राइव का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। आगे चलकर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सिंगापुर को पूरी तरह से बदल दिया। ये फैसला था बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ, जिसने बैंकिंग सेक्टर में रेवोल्यूशन ला दिया। 70 के दशक में सिंगापुर की आर्थिक तरक्की बहुत तेजी से हो रही थी, इसलिए यहाँ पर बैंकों को खूब इंटरेस्ट मिल रहा था। लेकिन फिर भी दुनिया के ज़्यादातर बैंक यहाँ अपनी ब्रांच नहीं खोलते थे। इसकी वजह यह थी कि सिंगापुर सरकार बैंक के इंटरेस्ट पर 45% टैक्स लगाती थी। इस वजह से बाहरी देशों के बैंक यहाँ इन्वेस्ट नहीं करते थे। सिंगापुर ने फिर इस टैक्स को बंद ही कर दिया। इससे बड़े पैमाने पर सिंगापुर में बैंक खुलने लगे और सिंगापुर एक तरह से टैक्स हेवन कंट्री बन गया। यहाँ बैंकों पर कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से डेवलप हुआ। इसके बाद रही सही कसर पूरी हो गई जब सिंगापुर सरकार ने इसे एक टूरिस्ट प्लेस की तरह भी डेवलप किया। पीएम ली ने काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे सिंगापुर बोटैनिकल गार्डन, संतोष आइलैंड, मास रैपिड ट्रांजिट, एमआरटी सिस्टम और सिंगापुर साइंस पार्क, ना जाने कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, जिससे पूरे वर्ल्ड में सिंगापुर का एज ए टूरिस्ट प्लेस नाम हुआ। और आज की डेट की बात करें तो सिंगापुर का नाम वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप सेफेस्ट, क्लीनेस्ट एंड ब्यूटीफुल कंट्रीज में गिना जाता है। 21वीं सदी में सिंगापुर व्यापार आदि के मामले में रोल मॉडल माना जाता है। शिपिंग, पेट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इन सभी एरियाज में सिंगापुर बेहद आगे है। इस तरह से सिंगापुर ने सिर्फ 35 सालों में इतनी तरक्की देखी जितनी कई देश 100 सालों तक नहीं देख पाते। तो दोस्तों, ये था इतिहास सिंगापुर का। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.